So continuing with the last lecture, हम लोग बात किया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में हम लोगों ने कहा कि ये इंडियन कंटेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस। एक इसके लिए केस लॉ लिया था एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, और साथ में जो एक रेफरेंस लिया था, वो रेफरेंस लिया था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। सो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी दिसंबर 2 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी के फैक्ट्री में हुई थी, जहाँ पे एक केमिकल गैस का लीकेज हुआ और उसके बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख लोग अफेक्टेड हुए एज वर्कर इन द पीपल ऑफ वेसिनिटी। तो और उन लोगों को कंपनसेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाया इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ पिटिशंस वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जाकर हम लोगों ने एक नया लॉ एस्टेब्लिश किया और हमने कहा कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस था, जो ब्रिटिश कोर्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूप में देखा गया और एक वो लॉ की तरह एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें से एक्सेप्शंस को हमने हटा दिया और हमने कहा कि अगर आपकी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसमें आप ऐसा कुछ भी चीज़ बनाते हैं जिसमें एक इनहेरेंट डेंजरस सब्सटेंस है, उसका लीकेज अगर हुआ तो विसिनिटी में लोग अफेक्टेड होंगे। तो हमने उसके लिए कंपलसरी इंश्योरेंस की पॉलिसी रखा और हमने कहा कि अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, चाहे वो उसके अपनी गलती से हो, चाहे बाय एक्ट ऑफ गॉड हो, कुछ भी होगा तो हम लोग जो भी पर्सन अफेक्टेड हुआ है वो उसको कंपनसेट करने के लिए एक कंपलसरी इंश्योरेंस की पॉलिसी रखें। सो दिस वाज अबाउट absolute liability, and in briefly we can say that absolute liability is nothing but a strict liability without exceptions। तो आपका एग्जाम का जब क्वेश्चन आएगा, आपको समझ बूझ है इतनी कि आप एग्जाम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप रेफरेंस केस लॉ को ध्यान रखेंगे और वो केस लॉ है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। जहाँ तक रिमेंबर करने की बात है, याद रखने की बात है, तो आप इन सब चीज़ों को छोटे छोटे चिट बनाकर लिखिए एक जगह, और उनको आप जहाँ भी पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल के ऊपर या घर के अलग अलग कोने में, जैसे अलग अलग कोने में चिपकाओगे तो पेरेंट्स से पिटाई खाओगे, तो आप ऐसा नहीं करना। आप एक काम कर सकते हैं, मैं थोड़ा और आसान उपाय बताता हूँ। हाँ, सही बात है, वॉल अगर गंदा करोगे तो पिटे पिटे जाओगे, तो वो काम नहीं करना है। कई बार आपने कुछ देखा होगा, जैसे कैलेंडर्स वगैरह लगे होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें लगी होती है, आप उसमें स्टिच कर दो, तो ऐसा होगा कि आप जब भी जाएंगे वहाँ तो आप उसको देखेंगे और देखेंगे तो आपको बीच बीच में याद रहेगा कि ये केस लॉ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का है, एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये हैबिट भी डालनी है, हैबिचुएटेड होना है आपको, क्योंकि ये आज की कहानी नहीं है, अभी से लेके प्रोफेशनल तक की कहानी है। आपको बहुत सारा केस लॉ याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सेकंड लायबिलिटी के ऊपर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं विकेरियस लायबिलिटी की। हमने एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया था और कहा था कि राम स्वरूप ने चोरी किया, फलस्वरूप पकड़ा गया। एक्चुअली ये मजाक मजाक में बोला था, लेकिन यही है विकेरियस लायबिलिटी कि गलती किसी और से होती है बट उसके लिए जिम्मेदारी किसी और के ऊपर जाती है। सो ये एग्जाम्पल है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, मैंने समराइज कर दिया है और टाइम टू टाइम आपको नोट्स मिल ही रहा है आपके जो वीडियोस है उसके साथ, तो आप वहाँ से इन सबों को नोट भी कर रहे होंगे होपफुली। तो पहला है विकेरियस लायबिलिटी का एग्जाम्पल, वो है हमारे पास प्रिंसिपल एंड एजेंट का, करेक्ट, ये याद रखना है। और सेकंड जो एग्जाम्पल आएगा वो होगा पार्टनर्स का। सो पार्टनरशिप एक्ट की बात करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट के जो पार्टनर्स हैं, ये म्यूचुअल लायबिलिटी
तो जो लायबिलिटी, जो म्यूचुअल ट्रस्ट की बात रहती है इनके बीच में, तो उसके लिए हम लोग पार्टनर्स को भी जिम्मेदार मानेंगे विकैरियस लायबिलिटी में। मास्टर एंड सर्वेंट में मास्टर्स इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट्स, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का केस, ये पॉइंट नंबर 4 रहेगा, जिसमें दो अलग सिचुएशन रहेगा, एक में तो लाइबल नहीं होगा और एक में लाइबल होगा एम्प्लॉयर, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम को के लिए। तो ये हमारे पास कुछ विकैरियस लायबिलिटी का एग्जाम्पल रहेगा, आपको याद रखना है। चलिए समझने का काम पूरा करते हैं। तो अब एक एक करके सबसे पहला है हमारे पास प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब अब छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपकी एक शॉप है और आपका वो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप अगला ब्रांच भी ओपन करना चाहते हैं, बट क्या एक ही समय आप दोनों जगह पे मौजूद हो सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आप क्या करते हैं, दूसरे शॉप के लिए एक एजेंट अपॉइंट करते हैं। सो ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी काम करता है। यहाँ पे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है और एजेंट को आप अथॉरिटी स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करते। ये दो तरीके से होता है, तो एक तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है और दूसरा कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है। तो but authority in all aspects, you can say it is expressed or implied, whatever it may be, but it is already known. So एजेंट को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हुए जो भी वो काम कर रहा है, तो उसमें गलती उससे हो सकती है। कई बार बिजनेस में वो जानबूझकर नहीं करता है, बट कई बार वो जानबूझकर भी करता है। दोनों ही केस में अगर वो बिजनेस के लिए कर रहा है काम, बिजनेस के लिए वो एजेंट के रूप में अपॉइंटेड है, तो जब तक वो अपॉइंट है एजेंट के रूप में, तब तक प्रिंसिपल ही उसकी जिम्मेदारी लेगा, तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर होगी। इसके लिए एक हमारे पास लैटिन मैक्सिम है, ये जरूर याद करके जाए, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। जोर जोर से जरूर बोलना, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब है। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, मतलब भी लिखा हुआ है नीचे, कई बार आपको ये लाइन ही दे दे और नीचे मीनिंग पूछ ले। तो मीनिंग है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो हम लोग ने जब ब्रांच खोला था, तो ब्रांच में आप ही बैठते, अगर वो आपका एजेंट वहाँ नहीं होता, तो आप यही समझ लें कि वो एजेंट कोई और नहीं, आप ही हैं। तो अगर कोई एजेंट से गलती होती है, तो ये गलती आपकी मानी जाती है। अब उसी लाइन को आप समझिए, यहाँ पे वही बात लिखी गई है, ही मीन्स यू, हु एक्ट्स थ्रू अनदर, थ्रू एजेंट, इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो एजेंट ने जो कुछ किया वो आपने किया। सो द एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। बिजनेस में हर काम सही ही होगा ऐसा तो है नहीं, कभी कभी गलती हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो जब एजेंट के करने से फायदा आपका, तो नुकसान भी आपका, सिंपल बात है। देयरफॉर इफ अ टॉर्ट इज कमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन एजेंट, प्रिंसिपल विल बी लाइबल। यही विकैरियस लायबिलिटी है। केस लॉ भी याद रखोगे, लॉयड वर्सेस ग्रेस, स्मिथ एंड कंपनी का केस। अब गलती दो तरीके से हो सकती है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है बाद में भी। ये नीचे की तरफ है, एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक सॉलिसिटर फॉर्म है, उसका क्लर्क, ये इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या करता है, एक लेडी क्लाइंट से फ्रॉडुलेंटली कुछ पेपर पे साइन करा लेता है और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। तो उसने जो ये फ्रॉड किया है, ये जो गलती की है, उस गलती के लिए जो फर्म है, फर्म का जो मालिक है, वो जिम्मेदार है। जरूरी नहीं है कि ये बात फर्म के मालिक की जानकारी में हो या नहीं हो,
इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने मार्क किया, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। वो अलग से काम नहीं कर रहा था, वो आपका काम करते हुए ये गलती हुई है, तो गलती आप ही की मानी जाएगी। सबसे ऊपर जो मैक्सिम दिया गया था आपको फिर से याद रखना है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग थ्रू हिमसेल्फ, एक्टिंग हिमसेल्फ। तो आप किसी और के थ्रू आप काम करवा रहे थे, तो ये गलती भी आप ही की मानेंगे। ऑल्दो द सेम वॉज नॉट इन द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल के नॉलेज में नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं कर सकता है कि मुझे जानकारी नहीं है भाई, अब जो भी है वो क्लर्क जानेगा, नहीं। बट द प्रिंसिपल शैल बी हेल्ड लाइबल, ऑलरेडी ये सेट प्रिंसिपल है कि जो काम आपके बिजनेस में रहते हुए क्लर्क कर रहा था, तो उसकी गलती और सही सबका रिजल्टेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, हेल्ड लाइबल, बिकॉज द फ्रॉड वॉज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यही है इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें म्यूचुअल एजेंसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिटमस टेस्ट है पार्टनर्स को पहचानने का। कौन आपका पार्टनर है, ये म्यूचुअल एजेंसी से कंफर्म होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस को के काम को करते हुए कोई टॉट करता है, कोई गलती होती है उससे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स और वो पार्टनर्स इंडिविजुअली और सेवरली, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, सेवरली और कलेक्टिवली बोथ जिम्मेदार होंगे। द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑल अदर पार्टनर्स शैल बी लायबल। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला बात यहाँ भी होता है। सो पार्टनर्स लायबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल। ज्वाइंटली मतलब सब लोग जिम्मेदार हैं, और उसकी जिम्मेदारी तो है ही। एक केस लॉ ले लेते हैं, हेमाइल वर्सेस हॉन्स्टन का केस है। एक पार्टनर ने प्लेंटिफ के क्लर्क को कुछ घूस दिया, कुछ ब्राइब दिया, और उसको कहा कि उसके बिजनेस का सीक्रेट्स बता दे। तो ये जो गलती हुई है ब्राइब देने की और उसको इंड्यूस करने की कि वो अपने एम्प्लॉयर्स के बिजनेस का सीक्रेट उसको डिस्क्लोज कर दे, इसके लिए जो पार्टनर ने किया वो तो है ही, साथ में पार्टनरशिप फॉर्म बोथ लायबल, सो सेवरली एंड ज्वाइंटली लायबल। विकैरियस लायबिलिटी में थर्ड एक और भी है, और वो है मास्टर एंड सर्वेंट। डोमेस्टिक यूज में भी आप बहुत सारा सर्वेंट रखते हैं जो आपके लिए काम करता है, उसके लिए आप उसको सैलरी देते हैं। अब अपने काम को करते हुए अगर उस सर्वेंट से कोई गलती हो जाती है, मैं बार बार जो बता रहा हूँ, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो अपने घर पे बैठ के कोई काम नहीं कर रहा था, वो आपका काम करने आया था, उसमें गलती हुई। समझ रहे ना, आपको जो मैक्सिम बताया था उस मैक्सिम को ध्यान रखिए, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। यही बात लग रहा है सब जगह, यही अप्लाई करता है। तो अभी जो आपका सर्वेंट काम कर रहा है वो आपके लिए काम कर रहा है, तो आप ही काम कर रहे हैं। तो अगर कोई टॉट सर्वेंट कमिट करता है तो मास्टर शैल बी लायबल, सो सर्वेंट इज ऑल्सो लायबल, देयर लायबिलिटी इज ज्वाइंट एंड सेवरल। तो उसकी लायबिलिटी तो है ही, क्योंकि गलती उसने की है, तो जो मास्टर है वो उससे उसकी लायबिलिटी के हिसाब से उससे कंपनसेट कराएगा। बट प्रिंसिपली मास्टर इज लायबल। एक जगह मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है, समरी को आप पढ़ेंगे जरूर, इससे आपको ये जो विकैरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है ये बिल्कुल याद रहेगा। मास्टर इज लायबल फॉर व्हाट, वन, द एक्ट्स कमिटेड बाय सर्वेंट, जो सर्वेंट ने कुछ गलती किया वो,
और दूसरी बात, एक्ट्स डन बाय हिम विच आर नॉट स्पेसिफिकली अथराइज्ड, जिस काम को मास्टर ने नहीं करने के लिए कहा, ऐसा कोई काम भी हो सकता है जो मास्टर ने उसको नहीं कहा था कि ये करो नहीं करो ये, बट उसने किया इस काम को। कब? इम्पॉर्टेंट ये है, पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, कि गलती वो कब करता है। इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, रेड कर दिया मैंने, तभी जाकर मैक्सिम अप्लाई करेगा। जब वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठ के वो अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, तब ये मैक्सिम अप्लाई नहीं करता। आपके बिजनेस को करते हुए तभी ये अप्लाई करता। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। और पॉइंट नंबर 4 में जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक पर्सन एम्प्लॉयर है और इस बार आप सर्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। आप अपने घर में भी जब काम करवाते हैं तो दो तरीके से होता है, या तो एक आपने सर्वेंट रखा है, आप उसको सैलरी देते हैं, आपसे वो ऑर्डर लेता है और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। कुछ ऐसे काम होते हैं उसके लिए आप सर्वेंट नहीं रखते हैं, आप उसके लिए इंडिपेंडेंट पर्सन्स को हायर करते हैं। वो इंडिपेंडेंट पर्सन्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ आपको अपने घर में कुछ मरम्मत का काम करवाना है तो आपने सर्वेंट थोड़ी ना हायर करें, आप उसके लिए जो रिपेयरिंग के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसको हायर करेंगे। अब उसकी बात हो रही है, पहले जरा रिलेशन को समझे, बाकी बात को बाद में करें। मास्टर एंड सर्वेंट में मास्टर कंट्रोल करता है सर्वेंट को, इसीलिए लायबिलिटी मास्टर के ऊपर आती है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है, इसीलिए मास्टर इज हेल्ड लायबल। बट अब दूसरा केस अभी आया है, वो है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप सिर्फ काम की बात करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि ये काम है, काम करने का उसका खुद का तरीका होता है, वो आपसे पूछ पूछ के नहीं करता। आपने उसको सिर्फ काम दिया है, पैसे की बात हुई, बात खत्म। अब वो करके देगा और आप उसको पैसे दोगे। आपने उसको बता रखा कि किस तरीके का स्पेसिफिकेशन का काम चाहिए, वो काम करके देगा और आप उसको पैसे दोगे। काम करने का तरीका उसका खुद का है। यू आर नॉट कंट्रोलिंग द कॉन्ट्रैक्टर राइट नाउ, not controlled by employer. You have employed a contractor, but you are not controlling, you are not giving day to day instructions to him. He is applying his own methods. So not controlled by employer, so in this case employer is not held liable for the torts of independent contractor. अब कॉन्ट्रैक्टर की गलती से किसी थर्ड पार्टी का कोई नुकसान होगा तो आप लाइबल नहीं, ठीक। एम्प्लॉयर हैज टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इस बात का खास ख्याल रखना है। आपने कॉन्ट्रैक्टर को जो हायर किया, आपने टेक केयर किया, आपने अपने तरफ से नेग्लिजेंस नहीं किया। इस वर्ड का लॉ में बहुत बड़ा मीनिंग, नेग्लिजेंस। आपने नेग्लिजेंस अगर किया मतलब क्या हो सकता है, वो पर्सन उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड एनफ नहीं था, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो इस काम को नहीं जानता है, आपने ज़बरदस्ती उसको काम पकड़ा दिया, ये नेग्लिजेंस है। या आपने इस चीज़ के बारे में जांच परख नहीं किया है कि उसको ये चीज़ के काम है, आता है कि नहीं। क्यों? एक्सपीरियंस देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस है काम के साथ कि नहीं। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपने एक नेग्लिजेंस नहीं किया है, आपने एक ड्यू केयर किया है। ड्यू केयर वर्ड इसके साथ जुड़ जाता है, आपने टेक केयर किया, इस बात को जांच परख किया था। बट बात इतने से ख़त्म नहीं होती है, ये तो एक जनरल बात मैंने बताया कि ठीक है, समझ गए हम लोग। बात आगे बढ़ती है, जब एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्या सिचुएशन हो सकता है जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कामों के लिए एम्प्लॉयर जिम्मेदार माना जाएगा। यहाँ पे वो विकेरियस
लायबल होगा विकैरियसली। ये सिचुएशंस आपको ये एग्जाम के लिए ये याद रखें। एम्प्लॉयर इज हेल्ड लायबल ओनली इफ ही हिमसेल्फ इज डीम्ड टू हैव कमिटेड टॉर्ट। ही हिमसेल्फ इज डीम्ड टू हैव, यही वर्ड है। कब ऐसा हो सकता है? जब वो कंसेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रिंसिपल एजेंट वाला, एम्प्लॉयर और सर्वेंट वाला बात समझ रहे थे, उस तरह का कैसा हो, कब माना जाएगा? कब उस एम्प्लॉयर को उससे कनेक्टेड माना जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, आपने देखा कि नो कनेक्शन, नॉट कंट्रोल्ड, सो नो कनेक्शन। कनेक्ट होगा इफ व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइज हिम टू कमिट अ टॉर्ट। अभी मैंने क्या कहा, आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने काम बता दिया, पैसे की बात होगी। लेकिन ये सिचुएशन अलग है, आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हो, अच्छा इसको ऐसे कर दो, ऐसे मत करो, थोड़ा इस तरीके से करो। एम्प्लॉयर ऑथराइज हिम टू कमिट अ टॉर्ट। अब उसमें कोई गलती होती है, टॉर्ट होता है, तो यू आर गिविंग द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन ना। इट मीन्स you are in the same position as the position was held in प्रिंसिपल एंड सर्वेंट। सर्वेंट को भी तो आप बोल रहे थे, आप बताते थे कि कैसे काम करोगे, क्या है काम, वो करता था। तो अब आपने इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। एक बात, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस होगा, जैसे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर को आप एम्प्लॉय करते टाइम में नेसेसरी ड्यू केयर नहीं किया, आपने ध्यान नहीं रखा इस बात का, तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का अगर केस हुआ तब। और थर्ड, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और वो नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस तो किसने किया है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। और उस नेग्लिजेंस में एम्प्लॉयर जो है वो कोलेटरली नेग्लिजेंस का पार्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके मैथ से ही है। होता क्या है, ए एक कॉन्ट्रैक्टर बी को एक विंडो फिट करने के लिए उसको हायर करता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है बी, वो कुछ इस तरीके से काम करता है, बी का जो सर्वेंट है वो थोड़ा नेग्लिजेंटली वो put a tool on the sill of the window on which he was working at the time, and the wind blew the casement open and the tool was knocked off the sill on to a passerby. The employer was held to be liable because the harm was caused by the work on a highway and duty lied upon the employer. एकदम घर हाईवे के साथ जो एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है उसके पे काम हो रहा था, और उसके ऊपर बैठ के उसका जो सर्वेंट है काम कर रहा था। अब ये ड्यू केयर करने का काम एम्प्लॉयर का है कि अगर ऐसे जगहों पे काम हो रहा है तो ये देखना कि उसके लिए नेसेसरी जो सेफ्टी गियर्स है वो सब लिया गया है कि नहीं, तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। अब उस समय में कुछ मिस हैपनिंग होती है, विंड ब्लू और केसमेंट ओपन, और उसकी वजह से जो जा रहे थे लोग, उनका ऊपर से कुछ कांच का टुकड़ा गिरा और नीचे नुकसान हुआ। अब वो थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ तो उसके लिए एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये कोलेटरल नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, it was the duty of the employer to take care of in this situation when the situation is something different, it is not usual, it is something unusual. House was just besides the highway, and they have not taken care or not taken care, due taken care or not taken care, it was the duty of the employer itself also. So ये collateral negligence का केस। और
अब हम लोग विकेरियस लायबिलिटी में थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, और हमने शुरू में ही कहा था कि ये एक्सटेंशन को हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स में थर्ड कैटेगरी में पढ़ेंगे, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। सो इसको भी आपके बुक में जो थोड़ा डिटेल में रखा गया है, उसको जैसा डिटेल में रखा गया वैसा ही सीखते हैं। एक तो है पोजीशन इन इंग्लैंड, इंग्लिश लॉ की क्या पोजीशन है। सो अर्लियर क्राउन कुड नॉट बी sued फॉर द torts डन बाय इट्स सर्वेंट्स। क्राउन जो वहाँ हैं, उनके जो सर्वेंट्स के, अगर उनके सर्वेंट से कोई टॉर्ट हो जाता था तो उसके लिए क्राउन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते थे। दे वर नॉट लाइबल, हेल्ड लाइबल, और पर्सनस ऑथराइज्ड बाय हिम, या उनके जो लोग रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी अगर कोई टॉर्ट होता था तो उसके लिए उनको नहीं मानते थे। बट अब जब से क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 पास हुआ है, उसके बाद पोजीशन बदल गई है, और क्राउन को भी विकेरियसली लायबल माना जाता है। अब ये बात को ध्यान रखना, क्राउन इज विकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ सर्वेंट्स और पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय हिम। सो आफ्टर पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा अलग कलर यूज़ किया है, आपको भी एक अलग कलर यूज़ करना चाहिए। ये सब कुछ इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ, जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स के लिए आपके पास 2-3 टाइप का पेन होना चाहिए। जो थोड़ा सा अलग बात है उसको अलग कलर से रखिए, जैसे ही आप नोट्स को देखें इमीडिएटली आपको याद आ जाए। क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947, बहुत ज़्यादा तब इसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता है। द क्राउन इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स लाइक एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। कुछ खास नहीं, ज़्यादा कुछ बात नहीं, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। पोजीशन इन इंडिया, इंडिया में क्या पोजीशन है। हम लोग जो भी स्टेट का फंक्शन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं सोवरेन और स्टेट फंक्शन, दूसरे को नॉन सोवरेन या नॉन सोवरेन फंक्शंस कहते हैं। स्टेट मतलब हमारा जो सरकारें हैं, हमारी राज्य सरकार हो या उनके लोग हों, मतलब डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, म्यूनिसिपैलिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही हमारा यूनियन भी गवर्नमेंट है, तो ये स्टेट फंक्शंस करते हैं उसके मिनिस्ट्री के लोग। अगर हम लोग कंपनीज एक्ट की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से काम करने के लिए तो दिल्ली भेजते हैं हम लोग, यहाँ से शास्त्री भवन। तो वो जो सेक्रेटरीज हैं वो लोग भी स्टेट फंक्शंस कर रहे हैं, दे आर डूइंग स्टेट फंक्शंस, और यू कैन से सॉवरेन फंक्शंस, सरकारों की काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलो, अब जब किंग होते थे, किंगशिप था, तो राजा के लिए बहुत सारे लोग होते थे, वो राजा देश के लोगों के लिए, राज्य हित के लिए बहुत सारे काम करते थे, और आज भी वही हो रहा है। वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स। सो म्यूनिसपैलिटी क्या करती है, हम लोगों के लिए काम करती है। इस समय जिस समय में देख रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, तो उस समय कितने सारे वो लोग प्रोग्राम चलाते हैं जिससे लोगों को वैक्सीनेशन हो सके और वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी आप बहुत सारा देखते हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, सड़कें हैं, जो भी आपके वेलफेयर के लिए चाहिए होता है, ये सॉवरेन फंक्शंस। पुलिस है तो पुलिस भी क्या करती है, वो तो पीस मेंटेन हो सोसाइटी में, इसके लिए नेसेसरी काम करती है। सो दे आर डूइंग देयर सॉवरेन फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल you must know what is sovereign functions, what are the non-sovereign functions, and what are non-sovereign functions, commercial natures। सरकारें सारा काम सिर्फ हमारे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं करती है, कुछ काम वो पैसे कमाने के लिए करती है। अगर पैसे कमाने के लिए ना करे तो स्टेट को चलाएंगे कैसे, रेवेन्यू कैसे आएगा। सिर्फ टैक्सेस ही एकमात्र तरीका नहीं होता है रेवेन्यू कमाने का। आपने देखा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अलग वो पेट्रोल पंप है ना, और उसके साथ साथ आपने रिलायंस के भी पेट्रोल पंप देखे। तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप क्या काम कर रहा है, वो तो प्राइवेट कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहा है ना, तो कॉम्पीट कर रहा है, बैंक्स हैं,
तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स तो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट बैंक्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और हम लोगों से चार्जेस लेते कि नहीं लेते। हम लोग उनसे एसएमएस के लिए जो एसएमएस के चार्जेज हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अगर आप लोन लेने जाते हैं तो इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करते हैं, है ना। ये नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं, दे आर द कमर्शियल नेचर फंक्शंस दे आर डूइंग, so they are not sovereign functions। आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी था, ये अगर आप समझ गए हैं तो आगे की दो लाइन में कहानी है। अगर तो sovereign functions state are doing the sovereign functions और state functionaries are doing the sovereign functions, they can claim immunity from tortious liability, करेक्ट। एक सिंपल सा आपके लिए आंसर रहा। and if they are doing non-sovereign functions, you can say commercial functions, they cannot claim the immunity from tortious liability, correct। कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। एक बात और याद रख लेते हैं, इसके पोजीशन को थोड़ा और ज़्यादा, स्टेट के पोजीशन को टॉर्ट से रिलेटेड थोड़ा और ज़्यादा बताया गया है, और उसके लिए आर्टिकल 300 को हम रेफ़र कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा होगा, इतना याद रख लें, मैंने हर वो इम्पोर्टेंट बात बता दिया है। Apart from all these topics which were already covered, we will discuss now the special torts, a special type of torts which is relating to personal safety and freedom. So, first of all, we'll discuss about battery. Battery का मतलब होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपने किसी को जोर से थप्पड़ मार दिया, अगर मैं ऐसा कहूँ कि किसी ने आपको मारा तो बुरा लगेगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसी को जोर का थप्पड़ मार दिया। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अ पर्सन, जिसको तुमने मार दिया, ऐसा थप्पड़ लगाया, ऑफ अनदर पर्सन या बाय अनदर पर्सन, बिना कंसेंट के। कंसेंट लेकर कोई थप्पड़ तो लगाता नहीं। हमको एक थप्पड़ मारूं क्या, बोलेगा हाँ तो एक थप्पड़ मारूं, ये तो पिक्चर में हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन, अगर ऐसा है तो ये भी एक टॉर्टियस एक्ट है। थोड़ा और एक्स्ट्रा, इवन लाइट फोर्स इज यूज्ड विदाउट काउज विच डज नॉट काउज हार्म, जिससे कोई नुकसान भी ना हो, तब भी टॉर्ट हो गया, क्योंकि लॉ वो नहीं कहता, लॉ कहता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट हिज कंसेंट, इवन टू टच इन एंगर विदाउट जस्टिफिकेशन इज बैटरी। ठीक है, कितना इम्पैक्ट हुआ वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटेंशन इम्पोर्टेंट है, और जस्टिफिकेशन के लिए जो इंटेंशन है और विदाउट जो लॉफुल जस्टिफिकेशन है, ये इम्पोर्टेंट। सेकंड, असॉल्ट, when the defendant by his act creates an impression या apprehension in the mind of plaintiff। आपने थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ जोर से हाथ उसकी तरफ एक घूसा लेकर गए, उसके मुंह तक काफ़ी तेज़ी से घूसा, अभी टच नहीं हुआ, बट अप्रीहेंशन तो हुआ, उसके दिमाग में एक बात तो आ गई प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ मतलब दुखी इंसान, तो तुमने उसके तरफ जोर से एक घूसा दिखाया, तो ये अप्रीहेंशन भी तो है कि तुम कोई बैटरी कमिट करने जा रहे हो, तुम उसको थप्पड़ मारने जा रहे थे। ये भी, ये टॉर्ट ऑफ असॉल्ट जो है, ये भी एक टॉर्ट है, तो आपने एक टॉर्ट कमिट कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट बात, दो सिचुएशन बोलता हूँ। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप थप्पड़ मारेंगे तो बैटरी, तो उससे पहले असॉल्ट होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं है। कब ऐसा सिचुएशन कब होगा, जब पीछे, जब उसको दिख नहीं रहा है, बट नॉट फॉर इंस्टेंस व्हेन अ पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड। अगर आपने उसको बैटरी पीछे से आपने उसको मारा, धक्का दिया, तो ये क्या है, ये तो बैटरी तो है, बट असॉल्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अप्रीहेंशन तो तब होगा ना जब सामने से करे।
थर्ड एक और टॉर्ट की बात करते हैं, ये है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अनऑथराइज्ड रेस्ट्रेंट ऑन अ पर्सन्स बॉडी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है ताकि कभी भूल भी जाओ तो क्या है। अ पर्सन इज कन्फाइंड विद इन सर्टेन लिमिट्स, किसी को घर में बंद कर दिया, बहुत जोर से हल्ला गुल्ला कर रहा है ना, धमकी दे रहा है भाग जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो तुमने उसको क्या किया, कन्फाइंड विद इन सर्टेन लिमिट्स, तुमने उसको घर में बंद कर दिया, बाहर से गेट लगा दिया, ही कैन नॉट मूव अबाउट एंड सो, लेकिन हुआ क्या, हिज पर्सनल लिबर्टी इज इन्फ्रिंज्ड। तो भाई जब पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हुआ, किसी का जो राइट है वो तो अफेक्टेड हो रहा है, तो आपने टॉट तो किया है। देखो ये टॉट हम लोग ना सब्सटेंटिव लॉ में है, हम लोग सब्सटेंट बता रहे हैं, ये सब है हुआ है या नहीं है, ये सब कोर्ट बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, लॉ का जस्टिफिकेशन कोर्ट बताएगा। हम लोग सिर्फ सब्सटेंट बता रहे हैं कि ऐसा होने पे होता है। पॉइंट 4 में एक और टॉट की बात करते हैं, इसको कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तुमने कई बार देखा होगा दो लोगों के बीच में कुछ झगड़े हो जाते हैं और झगड़े के बाद अ, बात दूर तक पहुंच जाती है। तो दो लोगों के बीच में कुछ अ, बहस हो गई है, ये ए है, एक बी है। मिस्टर ए, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और बी में मारपीट जो हुई, तो मिस्टर बी ने बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने बी को सू किया कोर्ट में। अब ये सारी बात तो हो गई, ये सब मामला ख़त्म हो गया, बी को प्रोसिक्यूट किया गया, बी के को जो भी कंपनसेशन है वो सब अवार्ड किया गया, ठीक। बट बी चुप नहीं बैठा। अब क्या किया उसने, अब इसने बोला कि अच्छा ठीक है, तुमने मुझे कोर्ट में तुम्हारे मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल किया ना, अब मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट में एक सूट फाइल करूंगा। अब कर रहा है बी, वजह कुछ नहीं है, उसको सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। समझ रहे बातों को। ऐसा कई मामला होता है कि जब ए ने किया था तो वो तो सही बात थी कि बी ने ए को पीटा, धमकाया, तो उसके खिलाफ उसने मुकदमा किया और कोर्ट ने बी को पनिश किया, यहाँ तक बात खत्म हुई थी। बट बी ने ए के खिलाफ क्यों मुकदमा किया, क्योंकि उसको उससे बदला लेना है, कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको डिफेम करना है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए करना चाहता है ताकि इसको हैरेस करना है। समझ रहे हैं, उसके रेपुटेशन को उसको विक्टिमाइज करना है। तो अब ये इसकी बात हो रही है, हमेशा याद रखना मैं ये वाले केस की बात कर रहा हूँ जब बी ने प्रोसिक्यूट किया। ए वाले की बात भूल जाइए, ए तो बैकग्राउंड में चल रहा था, ए की तो चर्चा ही नहीं है, ए वर्सेज बी वाली वो चर्चा नहीं है, या बी वर्सेज ए वाली चर्चा हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, अब बी वर्सेज ए को सुनिए। प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, अगर पीछे वाले रेफरेंस से लें तो बी डिफेंडेंट था, बी ने अब प्रोसिक्यूट किया है, सूट फाइल किया है विदाउट रीजनेबल काउज, कोई वजह नहीं। डिफेंडेंट मस्ट एक्टेड मैलिशियसली, मैलिशियस वे में उसको डिफेम करने के लिए, उसको विक्टिमाइज करने के लिए इम्प्रॉपर मोटिव से बी ने, डिफेंडेंट ने सूट फाइल किया है, एक्ट किया है। प्लेंटिफ मतलब अभी ए है, सफर डैमेजेज ऑफ रेपुटेशन, उससे ए के रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ बी, और कोर्ट में जब ये मामला जाता है बी वर्सेज ए वाला, तो कोर्ट कहता है कि इसमें बी की कोई गलती, ए की कोई गलती है ही नहीं, तो इसीलिए इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, इसलिए ए के फेवर में मुकदमे का जजमेंट आ जाता है।
बट जो कुछ भी कार्रवाई बी ने किया इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। उससे ए का नुकसान हुआ, इसके रेपुटेशन का नुकसान हुआ है, वो विक्टिमाइज हुआ है। इसीलिए प्लेंटिफ मतलब ए कैन मूव कोर्ट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। और कैसे ऐसे कई सारे इंस्टेंसेज होते हैं जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इन फेवर ऑफ ए आ जाएगा। इन फेवर कोर्ट ने कह दिया हाँ ए का कोई गलती नहीं था, ये तो बी ने सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके रेपुटेशन को स्टेक को खराब करने के लिए इस तरह का प्रोसिक्यूशन किया है, तब ए के पास ये राइट है कि ए कैन मूव कोर्ट फॉर कंपनसेशन। और इस तरह के जो प्रोसिक्यूशन जो बी ने लाया था उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। होपफुली आप समझ पाए। हम लोग और थोड़ा सा सीखते हैं। एक और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर टॉर्ट सीखते हैं, वो है डिफेमेशन। छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखेंगे। डिफेम करना, डिफेम मीन्स अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, इसको डिफेमेशन कहते हैं। और इसको भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज लाइबल एंड अनदर इज स्लैंडर। लाइबल का मतलब होता है परमानेंट फॉर्म में आप कोई चीज़ को डिपिक्ट करें किसी के अगेंस्ट में, तो ये होता है लाइबल। मीन्स रिटन वर्ड्स आप लिख दें, पोस्टर बना दें, पिक्चर बना दें, फिल्म बना दें, कार्टून कर बना दें, ये है परमानेंट फॉर्म, लाइबल कहलाता है। स्लेंडर का मतलब होता है ट्रांजिएंट फॉर्म, मतलब टेम्पररी नेचर का, आप उसके बारे में बोलें, गेस्चर्स। तो ऐसा तो सोचते सोचते होगे तुम कि ऐसा तो इंडिया में काफ़ी होता है, दिन भर नेता लोग एक दूसरे के बारे में बोलते ही रहता है। तो हाँ, अगर चाहे तो उसमें आप उसके लिए टॉर्ट या साथ साथ ये क्रिमिनल केस भी बनता है। डिफेमेशन सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर नहीं आता, सीआरपीसी में भी कवर होता है, क्राइम है। तो काफ़ी फेमस केसेस सब रहा है। आप अगर पीछे की तरफ जाके देखेंगे, कुछ न्यूज़पेपर या गूगल को सर्च करेंगे तो आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा केस मिलेगा। बट आप इन सबों के लिए थोड़ा गूगल सबको जरूर सर्च किया करें, गूगल पे आपको इस तरह का जो डिफेमेशन का केस सब है मिला करेगा। गूगल पे लिखेंगे तो न्यूज़पेपर के कटिंग्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। बॉडली हार्म, तो ये सब छोटा छोटा एक एक लाइन का है। विलफुल एक्ट और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट टू काउज और काउजिंग फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ, ऐसा कोई भी केस को हम लोग टॉर्ट्स के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा नर्वस शॉक, सो अगर कुछ ऐसा होना जिसके वजह से, जिसके इम्पैक्ट से किसी को कुछ लीगल कुछ इंजरी हो जाती है, इलनेस हो जाता है, तो फिजिकल इंजरी ड्यू टू एन इम्पैक्ट थ्रू व्हाट वाज सीन और हर्ड, कुछ उसने सामने होते हुए ऐसा, उसके सामने ऐसा किया गया जो उसने देखा या उसने कुछ सुना। और साथ में देखो ये प्लस का साइन रेड में लगा हुआ, इसका मतलब कंपलसरी है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा सुनना या देखना, उससे कुछ उसकी मेंटल इंजरी हो जाए, इलनेस या इंजरी हो जाए, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाए, फियर सॉरो वगैरह, तब ये दोनों मिलाकर ही एस्टेब्लिश कर पाएंगे कोर्ट में कि हाँ ये जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने कुछ नर्वस शॉक के रूप में ऐसा कुछ किया है जो टॉर्ट के अंदर कवर हो पाएगा। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इम्पैक्ट भी होना चाहिए और इंजरी भी होनी चाहिए, इम्पैक्ट प्लस इंजरी और इलनेस। तो आपको ये 7 के 7 जो टॉर्ट्स हैं उन सबों को याद रख लेना है। अब रेमेडीज़ क्या है टॉर्ट्स में, एक तो है कि आप कोर्ट जाएं और कोर्ट से आप जुडिशियल रेमेडी के लिए सीख करें, आप कंपनसेशन डिमांड करें, सो इंजंक्शन डिमांड करें, ये जुडिशियल रेमेडी होगा, कोर्ट देगा। हम लोग इसके ऊपर और इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा, आप कोर्ट के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप खुद भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हैं। कोर्ट तो बाद में जाएंगे, कोर्ट जाने में तो टाइम लगेगा, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ की ज़रूर बात करते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5 दिया गया है, इसको ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 1 इज सेल्फ डिफेंस, बट प्रिकॉशनरी वर्ड्स
यूज़ किया है मैंने आपको बताया है कि यूज़ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज़ करें। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, कोई बिना पूछे ही आपके घर में एंट्री कर जाए, आपके लैंड में घुस जाए, प्रिवेंट ट्रेसपासर्स फ्रॉम एंटरिंग। एक तो ये कर सकते हैं कि प्रिवेंट करें, ये एक पहला तरीका हो सकता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में। दूसरा हो सकता है और इजेक्ट हिम, या आप उसको अगर घुस ही गया तो निकाले बाहर, बट फोर्स शुड बी रिजनेबल। देखो ये रिजनेबल वर्ड बड़ा टिपिकल वर्ड है, ये सरकमस्टांसेस के हिसाब से जस्टिफाइड होगा। सो कई बार ये मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है, जहां कोर्ट डिटरमिन करेगा कि आपने जो फोर्स यूज़ किया वो रिजनेबल था अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस और नॉट। सो री एंट्री ऑफ लैंड, री एंट्री ऑफ लैंड मतलब रीटेक पोजीशन ऑफ लैंड। एक कोई ज़मीन आपसे ज़बरदस्ती किसी दूसरे ने फोर्सफुली आपके ज़मीन को कब्जा कर लिया, तो रीटेक पोजीशन ऑफ दैट लैंड इफ ही कैन डू सो इन अ पीसफुल, एक हो गया पहला कोशिश है पीसफुल, बट पीसफुल हमेशा कहाँ मानेगा, एंड रीजनेबल मैनर, तो रीजनेबल मैनर तक तुम लगा सकते हो। और फिर भी नहीं तो तुम्हारे पास जुडिशियल रेमेडीज अवेलेबल है, कोर्ट जा सकते हो। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अगर कोई तुम्हारा सामान मूवेबल गुड्स कोई तुमसे छीन लेता है, ऐसे में पहले है पीसफुली और दूसरा है बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। फिर वही बात है रीजनेबल फोर्स, ये डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। एंड अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है तो ऑक्यूपायर ऑफ लैंड में लॉफुली अबिट, तो उससे उसको पहले छुड़ाना विदाउट इंजूरियसली अफेक्टिंग हिम। तो थोड़ा ये सब कुछ वर्ड लॉ में बताया गया है। इंजूरियसली जो है विदाउट विच इंजूरियसली अफेक्ट हिम, अगर उसको कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो ये दो वर्ड को ध्यान रखना, लॉफुल मेथड एंड रीजनेबल मैनर is the main criteria. So these two will help you out in understand the torts. So this was all about your tort। कुछ हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर के एंड पे भी कुछ क्वेश्चंस होता ही है। अब स्लोली ग्रेजुअली हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी चला करेंगे, और आपकी छुट्टियां जो बीत रही आराम से, उसमें थोड़ा सा अब आपको मेहनत करने के लिए जैसे बहुत छोटे छोटे यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, बट आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक आपके नोट्स के पीछे है, और भी क्वेश्चंस मैं अलग से दूंगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। देखिए यहाँ पे टॉर्ट इज ए स्पेसीज ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मॉरल रॉन्ग नहीं, इसी में और भी दूसरा वर्ड जोड़ दिया जाए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब वो भी नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाँ ये ऑब्वियसली दिया ही हुआ है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी जोड़ सकते थे। इट इज अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, सो सिविल रॉन्ग। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे भी सीखने का मौका मिलेगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैज लार्जली डेवलप्ड थ्रू, इसका कोई एक्ट नहीं है, आप अगर एक्ट ढूंढने चलेंगे तो ऐसा कोई एक्ट नहीं मिलेगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक्ट ये ईयर में, ऐसा नहीं। मोस्टली ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से हुआ है, जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है इस तरह के सिचुएशंस को, और एक जगह कंपाइल किया गया है, इन सबों को लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। तो ये जुडिशियल डिसीजंस है, कस्टम से नहीं आए, कोई ना तो इसके ऊपर कानून है, लेजिस्लेशन नहीं है, नन ऑफ द एबव का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी हमारे पास आंसर है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विद डिफेमेशन, हाँ डिफेमेशन तो इसमें कवर्ड था, ट्रेसपास यस, नेग्लिजेंस यस, ऑल ऑफ द अबव यस। इन टॉर्ट्स रेमेडी इज लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस तब पता होता है हमको, असर्टेनेबल रहता है पहले से। यहाँ तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, यहाँ तो ये कोर्ट विल डिटरमिन,
पनिशमेंट नो, जुडिशियल रिव्यू नो, ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल, काइंड ऑफ सिविल, सो पनिशमेंट नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं, सिविल है। When master is held liable for the wrong acts of his servant, liability is called vicarious liability, obviously, not strict liability, not tortious, not absolute liability, it is vicarious liability. So this was all about your chapter of torts.